हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th का जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जिसे लिखा है एन ए फ्रैंक ने। एन ए फ्रैंक वॉज ए जर्मन ज्यू। द 12-year-old Jewish girl wrote the diary of Anne Frank while heading with her family and 4 friends in Amsterdam during the Nazis occupation of Netherlands in World War II। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो एने फ्रैंक बताती है कि 1940 का जो दशक था उसमें नाजी के कब्जे के दौरान यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का एक्सप्लेन इस चैप्टर में करता है। और एक्सप्लेन करते हुए जो एने फ्रैंक का एने फ्रैंक की डायरी और उस डायरी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो उनमें से एक है। यह दैनिक जीवन का एक अतरंग विवरण भी प्रदान करता है कि उसके छोटे छोटे जो समूह हैं उसमें एम्स्टर्डम में छिप गए हैं। उसकी स्पष्टता, ईमानदारी और अपने माता पिता, दोस्तों और शिक्षकों के विवरण की ईमानदारी उसे लेखन के प्रलय काल का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस डायरी ऑफ एने फ्रैंक के अंदर जो एने फ्रैंक जो थी उसने अपना एक्सपीरियंस है वो उस डायरी में उसने एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम एक एनिमेटेड वीडियो के अकॉर्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 4, दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये चैप्टर का कंटेंट एनी फ्रैंक की डायरी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो चलिए इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर है एनालाइज मैरी एनी फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक का पूरा नाम है, जिनका जन्म 12 जून 1929 और डेथ फरवरी या मार्च, ये शायद अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है। तो उनका डेथ 1945 में हुआ था। वो एक जूइश गर्ल है जो जर्मनी में पैदा हुई थी। सेकंड कैरेक्टर है ऑटो फ्रैंक का। ये एनी फ्रैंक के फादर थे। थर्ड कैरेक्टर है मार्गोट फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक की सबसे बड़ी सिस्टर होती है। नेक्स्ट है एडिथ होलैंडो फ्रैंक। ये नाम एनी फ्रैंक की मम्मी का है। फिफ्थ कैरेक्टर है मिसेस चूपरस का। ये एनी फ्रैंक की हेड मिस्ट्रेस होती है। और लास्ट यानी कि सिक्स्थ कैरेक्टर है मिस्टर केसिंग का। ये एनी फ्रैंक के मैथ्स टीचर होते हैं जो काफी स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ करता था, यानी कि हिटलर का रूल हुआ करता था। और हिटलर एक क्रूर शासक भी हुआ करता था, यानी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था। और वो जर्मनी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाए। वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बदल दिए, मिलिट्री सिस्टम को बदल दिए और काफी सारे सिस्टम को बदल दिए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी में बेसिकली दो ग्रुप थे, दो सोशल ग्रुप थे। पहला था जूइस का और दूसरा था नाजी का। तो हिटलर जूइस लोग को एकदम प्रेफरेंस नहीं देते थे और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप भेज देते थे, क्योंकि वो अपने कंट्री में केवल एक सोशल ग्रुप को देखना चाहते थे और वो था नाजी का। तो उनके रेंग के दौरान जितने भी जूइस ग्रुप के लोग थे वो सारे मारे गए थे और बहुत सारे तो वहां से भाग भी गए थे। तो एनी फ्रैंक का फैमिली एक जूइस फैमिली था। क्योंकि ये लोग जूइस थे इसीलिए वो हर समय छुपते रहते थे वहाँ के गवर्नमेंट से और वहाँ के पीपल से। और बाद में जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो इन्हें सभी को कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी डेथ हो जाती है, सिवाय इनके पापा के जो वहाँ पर से सक्सेसफुली भाग जाते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली के बारे में बिफोर यू रीड वाले बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम अपना मेन स्टोरी शुरू करते हैं। तो एनी फ्रैंक अपना डायरी लिखना कुछ इस प्रकार से स्टार्ट करती है। डायरी लिखना मेरे लिए एक सचमुच एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। तो वह अपना डायरी यह लिख करके शुरू करती है कि उनके लिए डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, यानी कि उनके लिए डायरी लिखना बहुत ही विचित्र अनुभव है। और उनके लिए ये एक्सपीरियंस इतना स्ट्रेंज इसलिए बना क्योंकि इससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। और दूसरा रीजन ये था कि वो सोचती थी कि क्या कभी भी आगे कोई उनके द्वारा लिखा गया ये सब चीजों पर कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। यानी कि वो कहना चाह रही है कि फ्यूचर में कोई भी क्या उनके द्वारा लिखा गया, यानी कि 13 साल की यंग लड़की के द्वारा लिखा गया ये डायरी पढ़ना चाहेगा।
लेकिन इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस लिखना है। और मैं मतलब कि मेरे मन में जितने भी बातें हैं वो सारी बात मैं बस लिख देना चाहती हूँ अपने डायरी में, ऐसा एनी फ्रैंक कह रही है फर्स्ट पैराग्राफ में। और वो ये भी कह रही है कि लोगों से ज्यादा पेपर में ज्यादा धैर्य होता है, यानी कि सहन शक्ति पेपर में मनुष्य के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और यह बात मेरे दिमाग में तब आई थी जब मैं थोड़ी सी परेशान थी और एक चेयर में अपने दोनों हाथों को गाल में रखकर बैठी हुई थी। और ये बात सच है कि आदमियों से ज्यादा पेशेंस पेपर में होता है। और वैसे भी ये इतना मोटा बुक जिसे मैं डायरी कहती हूँ, ये कौन पढ़ेगा? हाँ, जब तक मैं कोई सच्चा दोस्त ना बना लूं और उसे ये डायरी पढ़ने को ना दूं, तब तक कोई मेरा डायरी नहीं पढ़ेगा और ना ही उस डायरी को कोई भी छुएगा। और फिर एनी ये लिखती है कि मैं डायरी इसलिए लिखना चाहती हूँ क्योंकि मैं यानी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और यह बात अगर मैं पूरी दुनिया को बताऊं तो शायद कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा कि मेरा कोई फ्रेंड है ही नहीं। यानी कि एक 13 साल की लड़की का हमेशा कोई ना कोई फ्रेंड होते हैं, लेकिन एनी फ्रैंक के एक भी फ्रेंड नहीं थे। यह बात कोई पूरी दुनिया में विश्वास नहीं करेगा। हाँ, मैं नहीं हूँ अकेली, मेरे पास पेरेंट्स है, मेरी लविंगली सिस्टर है और 30 मेंबर्स है जिसे मैं अपने दोस्त यानी कि फ्रेंड बुला सकती हूँ। मेरे एक फैमिली है यानी कि रिलेटिव है जो मुझे काफी प्यार करते हैं और एक अच्छा सा घर भी है। लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक सच्चा दोस्त यानी कि एक बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड नहीं है से मैं अपनी सारी मेमोरीज, अपनी सारी मस्ती शेयर कर सकती हूँ जो एक फैमिली से शेयर नहीं कर सकती हूँ। बस इसीलिए मैं डायरी लिखना शुरू कर दी। मैं अपने डायरी में मेरे सीक्रेट फ्रेंड्स यानी कि मेरे इमेजिनरी फ्रेंड्स के बारे में और बताना नहीं चाहती हूँ। और मैं यह भी चाहती हूँ कि मेरी ये डायरी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड बने, यानी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने और इसका नाम किटी होगा। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं इस किटी में यानी कि इस डायरी में अपने लाइफ के बारे में लिखूं, अपने लाइफ के एक स्केच के बारे में लिखूं जो मुझे खुद भी पसंद नहीं थे। और फिर एनी कहती है कि मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर है और मेरे फादर ने यानी कि मेरे पिता ने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 इयर्स के हो गए और मॉम 25 इयर्स की हो गई थी। और मेरी बड़ी बहन मार्गरेट का जन्म 1926 में हुआ और वो भी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। और मेरा जन्म भी 12 जून 1929 में हुई थी और वो भी जर्मनी में। और मैं 4 साल तक वहाँ रही, यानी कि मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रही। और मेरे पापा 1933 में हॉलैंड चले गए थे और मॉम भी उसी साल सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गई थी, जबकि मैं और मेरी बड़ी बहन मार्गोट अपने ग्रैंड मदर के साथ रह रही थी आर्चेन में। और फिर मार्गोट भी फरवरी में हॉलैंड चली गई थी, मतलब कि यहाँ पर मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में जाती है और उसके पीछे पीछे एनी फ्रैंक भी फरवरी में वहां पर चली जाती है, यानी कि हॉलैंड चली जाती है। और अब एनी कहती है कि वह अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में की थी और यहाँ पर 6 साल तक पढ़ी। और जब मैं क्लास 6 में थी, यानी कि 6th स्टैंडर्ड में जब वो थी, तब उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम था कुपरस और उन लोगों दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग थी। साल के एंड में जब एनी वहाँ से जाने वाली थी तो वो लोग दोनों गले मिलकर काफी रोए भी थे। फिर 1941 में समर के सीजन में एनी की ग्रैंड मदर काफी बीमार पड़ गई और बस यही वजह था कि एनी का बर्थडे काफी धूमधाम से नहीं बनाया गया था और उनकी ग्रैंड मदर का एक ऑपरेशन भी करना पड़ा। और 1942 जनवरी में फाइनली उस ग्रैंड मदर यानी कि एनी फ्रैंक की ग्रैंड मदर का डेथ हो गई। और एनी ये भी कहती है कि वो और कि कोई भी नहीं जानता कि वो अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्यार करती थी, उनसे कितना लव करती थी। 1942 में एनी का बर्थडे एकदम सिंपल तरीके से बनाया गया था, उनकी ग्रैंड मदर के कैंडल के जलने के साथ साथ। और अब हम 4 ही है जो काफी अच्छे हैं और साथ साथ है। और 20 जून 1942 ही वो दिन था जब मैं अपना पूरा डेडिकेशन उस डायरी के तरफ कर दी थी, डियरेस्ट किटी। और अब एनी अपने डायरी में लिखती है, मेरी पूरी क्लास नर्वस है
और इसका कारण वो फोर्थ कमिंग मीटिंग है जिसमें ये डिसाइड होगा कि कौन अब ऊपर क्लास में जा रहा है और कौन वही क्लास में रहेगा। आधा से ज्यादा क्लास तो बेट लगा रही थी और मैं और जीएन हंस रहे थे उन लड़कों पर जो हमारे पीछे बैठे हुए थे, जिनका नाम था सीएन और जैकवस, जिन्होंने अपने छुट्टियों के सारे बेट यानी कि उनके छुट्टियों के सारे पैसे उन बेट्स पर लगा रखा था। बस सुबह से शाम यही चल रहा था। वो एक दूसरे से कह रहे थे तुम पास हो जाओगे, तो दूसरा कहता है नहीं मैं नहीं, तुम पास होगे। यह देखकर काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अगर मेरी मानो तो मैं ये जानती थी कि इस क्लास का 1/4 स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, लेकिन सभी चीजें तो टीचर पर निर्भर करता है, यानी कि टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर एक अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है इस अर्थ पे। उन्हें कभी भी समझा नहीं जाता कि वे कब क्या कर देंगे। मुझे मेरी और बाकी लड़कियों की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कि हम सब पास जरूर हो जाएंगे। बस मुझे एक ही सब्जेक्ट का डर था, वो था मैथ्स। लेकिन हम सब अब केवल इंतजार करने के अलावा और क्या कर भी सकते थे। बस हम एक दूसरे से ये कह रहे थे कि अपना दिल छोटा मत करो। और फिर एनी ये लिखती है कि मेरे हर टीचर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार था और उनके स्कूल में 9 टीचर में से 7 केवल मेल्स थे और बाकी के फीमेल्स थे। और उनके मैथ्स टीचर का नाम था मिस्टर कैसिंग, जो उस स्कूल के पुराने स्टाफ थे और वो मुझसे बहुत ज्यादा परेशान रखते थे, स्पेशली मुझसे, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बोलती थी और वो मुझे कई सारी वार्निंग भी देते थे और कई सारी होमवर्क्स भी। और फिर जब मैं नहीं सुधरती थी, यानी कि मैं बात करना नहीं बंद करती थी, तो वो मुझे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। और उन्होंने मुझे अ चैटर बॉक्स टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए दिया था एज अ एक्स्ट्रा होमवर्क। फिर जब मैं वो एक्स्ट्रा होमवर्क कंप्लीट कर ली तो मैं अपना बैग पैक करके वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी। और उसी शाम की बात है जब मेरा ध्यान एकदम से होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उस नोटबुक पर गया जिसमें मैंने उस टॉपिक के बारे में लिख रखा था। और फिर मैं अपने पेन के टिप को अपने मुंह में दबाकर सोचने लगी कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है, स्पेस दे दे करके, वो छोटे छोटे वर्ड्स के बीच में स्पेस दे दे करके। लेकिन वो वर्ड्स कन्फेसिंग भी तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी पेन उठाया और कुछ भी लिखना शुरू कर दिए। थोड़ी सोचने के बाद मैं कैसिंग के द्वारा दिए गए होमवर्क पर 3 पेज ऐसे लिख चुकी थी और अब मैं सेटिस्फाइड हो गई थी। और उसने लिखा कि बोलना एक स्टूडेंट का फीचर होता है, शौक होता है, लेकिन मैं ये खुद कोशिश करूंगी, यानी कि खुद में कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊं और मैं बात करने पर कंट्रोल कर सकूं। लेकिन ये मैं केवल कोशिश ही कर सकती हूँ, बंद बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझ में ये गुण मेरी मॉम से आई है और इन क्वालिटीज का हम कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारे पेरेंट्स से मिलती है। और फिर एनी ये कहती है कि जब मिस्टर कैसिंग वो ऐसे को पढ़ते हैं तो वो काफी हंसने लगते हैं। और फिर जब मैं उनके नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करने लगी तो उन्होंने मुझे एक और नए टॉपिक दे दिया ऐसे लिखने के लिए, जिसका टाइटल था एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि जिसे कभी सुधारा जा नहीं सकता। और फिर 2 लेसन कंप्लीट होते होते मिस्टर कैसिंग कुछ भी नहीं बोले थे एनी को, यानी कि 2 लेसन मिस्टर कैसिंग बिना कोई कंप्लेन किए पढ़ाए थे एनी फ्रैंक को और उसके पूरे क्लास को भी। और 3rd लेसन के दौरान उन्होंने कहा, यानी कि मिस्टर कैसिंग ने कहा, एनी फ्रैंक तुम्हें पनिशमेंट के दौर पर एक ऐसे लिखना होगा जिसका टॉपिक रहेगा क्वैक क्वैक और क्वैक, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। और ये बात सुनकर मेरे क्लास के सारे क्लासमेट्स और मैं हंसने लगी, क्योंकि ये तो मेरे ही वर्ड्स थे। लेकिन अब टाइम आ गया था कुछ ओरिजिनल लिखने का, कुछ एकदम शार्प लिखने का। और फिर उसकी फ्रेंड सैनी उसकी हेल्प करती है उस पोएम को कंप्लीट करने में। और सैनी एक काफी अच्छी पोइट्री भी होती है, यानी कि वो काफी अच्छा पोएम लिखती है। और जब एनी सैनी की बात सुनी तो वो काफी खुश हो गई और उछल पड़ी। मिस्टर कैसिंग ये टॉपिक मुझे इसलिए दिए थे क्योंकि एनी उस पनिशमेंट का वजह बन सके, लेकिन एनी मिस्टर कैसिंग का मजाक उड़ाना चाहती थी। और लास्टली उसकी कविता खत्म हुई। इसमें ये बताया गया था, यानी कि उस कविता में एनी और उसकी फ्रेंड सैनी ये लिखी थी कि एक मदर डक और फादर डक जिसके 3 बेटे थे,
यानी कि छोटे छोटे उनके 3 सन्स थे, छोटे डक थे, इसे उनके ही फादर ने मार दिया क्योंकि वो काफी ज्यादा क्वैक करते थे और काफी ज्यादा बदमाशी यानी कि बोलते भी थे और बदमाशी भी करते थे। और फिर जो होना था वही हुआ। मिस्टर कैसिंग ये पोयम को एकदम सीरियसली ले लिए, सही वे में ले लिए और मेरे क्लास के साथ साथ दूसरे क्लास में भी इस कविता को पढ़े। और उस दिन के बाद से मिस्टर कैसिंग समझ गए थे कि बात करना एक ह्यूमन का नेचर होता है और उन्होंने एनी को अब एक्स्ट्रा होमवर्क देना भी बंद कर दिए थे और वो अपने नेचर के विपरीत यानी कि अपने नेचर के अपोजिट आजकल हमेशा मजाक की बात करते रहते हैं क्लास में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको पसंद आया हो और समझ में भी